इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 20 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का विरोध किया और कहा कि कोई दूसरी तारीख तय की जाए। 21 जुलाई को टीएमसी का बड़ा कार्यक्रम है, जिसे देखते हुए वो तारीख में बदलाव चाहती है। 21 जुलाई जो है हमारे लिए बहुत ही एक अहम दिन है। हमने ऑनरेबल स्पीकर को अपील की कि ये बहुत ही अहम दिन है हमारे लिए, सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, तो आप मेहरबानी करके तारीख को बदल दीजिए, क्योंकि जिसको कहता है कि आसमान नहीं फट पड़ेगा यदि तारीख बदल दी जाए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले मोदी सरकार ने क्यों खेला किसान कार्ड, ये भी बताएंगे, लेकिन अभी देखिए राजनीति की कुछ और खबरें। कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य के सांसदों को महंगे गिफ्ट बांटे। गिफ्ट में 1 लाख का आईफोन भी था। हालांकि बीजेपी सांसदों ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे मिशन 2019 में जुट गए हैं। आज से उनका मराठवाड़ा दौरा शुरू हो गया है। इस दौरान वो जनता और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। मुंबई में बारिश के बाद गड्ढे नहीं भरे जाने के विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय के बाहर गड्ढे खोद डाले। हालांकि पुलिस ने 8 एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। चेन्नई के आरके नगर में टीटीवी दिनाकरन के समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। 2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों को लुभाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही। संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे विपक्ष ने भी किसानों की बदहाली को मुद्दा बनाया है, जिसकी हवा निकालने के लिए केंद्र सरकार ने आज नया ऐलान किया। खरीफ फसलों की एमएसपी 1.5 गुना बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने अब गन्ना किसानों को तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने प्रति क्विंटल गन्ना को खरीद मूल्य 20 रुपए बढ़ा दिया है। अब गन्ना 275 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अब चीनी मिलें इससे कम कीमत पर किसानों से गन्ना नहीं खरीद पाएंगी। पिछले दिनों ही गन्ना किसानों ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर आज कैबिनेट ने मोहर लगा दी। शुगर केन ग्रोवर्स हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने उनके फेयर और रेम्युनेटिव प्राइस को 2018-19 के लिए ₹275 पर क्विंटल फॉर ए बेसिक रिकवरी ऑफ रेट ऑफ 10% किया है। अब बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले की, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। स्वामी अग्निवेश आज रांची पहुंचे, जहां उन्हें राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई। स्वामी अग्निवेश ने खुद पर हुए हमले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग की है। स्वामी अग्निवेश ने गिरफ्तार लोगों की रिहाई पर पूरे मामले को नाटक करार दिया है। उधर दूसरी तरफ विपक्ष ने स्वामी अग्निवेश पर हमले के विरोध में आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस घटना से पूरा झारखंड शर्मिंदा है। तो झारखंड सरकार में मंत्री सीपी सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अग्निवेश विदेशी चंदे पर जीने वाले व्यक्ति हैं। मैं कह रहा हूं कि साफ दिखाई पड़ रहा है, जो गिरफ्तार किए थे कल शाम को वो थोड़े समय में छोड़ दिए गए, तो सब कुछ नाटक लग रहा है। जानलेवा हमला, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, मर्डर भी हो सकता था। ये कोई स्वामी वामी नहीं है, ये बड़का फ्रॉड आदमी है स्वामी अग्निवेश। और जो इस पर हमले हुए हैं ना, ये हमले खुद इसने प्रायोजित करवाए हैं। हाँ, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि इसने स्वामी अग्निवेश और इसके साथ जुड़े हुए लोगों ने कितने पैसे खर्च करके अपने ऊपर हमला करवाने का काम कराया है। स्वामी अग्निवेश की पिटाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने अग्निवेश की पिटाई का वीडियो ट्वीट किया है और बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा है कि ये लोग पावरफुल के आगे झुक जाते हैं और कमजोरों को कुचल देते हैं। राहुल ने पॉट क्विज के नाम से ट्वीट किया है, मैं लाइन में सबसे शक्तिशाली के आगे झुक जाता हूँ। एक व्यक्ति की ताकत और सत्ता ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सत्ता की ऊंच नीच को बनाए रखने के लिए घृणा और भय फैलाता हूँ। मैं कमजोर लोगों की तलाश करता हूँ और उन्हें कुचल देता हूं। मैं सभी जीवित प्राणियों को अपने लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर स्थान देता हूं। मैं कौन हूं? राहुल ने भले ही पहली के अंदाज में ट्वीट किया हो, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था ये सभी समझ चुके हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक हफ्ता पहले हिंदू पाकिस्तान का बयान देकर कांग्रेस को धर्म संकट में डाला था। कांग्रेस अभी थरूर के बयान से पूरी तरह पिंड भी नहीं छुड़ा पाई और थरूर ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। विपक्ष ने मॉब लिंचिंग से लेकर स्वामी अग्निवेश पर बीजेपी युवा मोर्चा के हमले को मुद्दा बनाकर बवाल मचाना शुरू किया था कि थरूर के बयान से कांग्रेस के किए धरे पर पानी फिर गया। दरअसल हिंदू पाकिस्तान वाले बयान का विरोध करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा ने तिरुवनंतपुरम में थरूर के दफ्तर पर काली पोती थी। उसी घटना की आलोचना करते हुए थरूर बोल गए कि बीजेपी वाले हिंदुत्व में तालिबान शुरू कर रहे हैं। അവർ എന്നോട് പറയുന്നു പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവാൻ ആർക്ക് അവർ അവകാശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ അവരെ പോലെ ഒരു ഹിന്ദുവല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കാൻ അവകാശമില്ല. എന്താ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുയിസമിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയോ? ബിജെപിയുടെ സംസാരം, ഹിന്ദു രാഷ്ട്രയുടെ സംസാരം ശരിക്കും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഈ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംസാരമാണ്. പാകിസ്ഥാനിൽ ചെയ്ത മണ്ടത്തരം ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്താണ് ലോകത്തിന് വിചാരിച്ചോളൂ. अब थरूर के बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी को घेरने के लिए थरूर ने हिंदुओं और हिंदुत्व का इस्तेमाल क्यों किया, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। संसद में विपक्ष के हमले से घिरी बीजेपी को थरूर ने बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा थमा दिया है और कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर है क्योंकि थरूर अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनका इतिहास बहुत कमजोर है, न वे हिंदू धर्म की विविधता की प्रकृति को समझ पाते हैं, न हिंदू धर्म के इतिहास को जान पाते हैं। इसी कारण से वे हिंदू के साथ तालिबान शब्द का प्रयोग करके हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और हिंदू विरासत, इन चारों का घोर अपमान कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान जाना है, उनको कौन हक दिया तय करने के लिए कि मैं इस देश में रहने के लिए लायक नहीं हूं? क्या वो है हिंदू तालिबान? वो निश्चय कर रहे हैं कि सिर्फ एक किस्म के हिंदू इस देश में रह सकते हैं और बाकी सब हिंदू छोड़ के कहीं और जाए। तो ये है तालिबानी बिहेवियर जो ये लोग कह रहे हैं और मेरे खिलाफ ये आरोप लगाना मुझे बड़ी मजाक की बात है। यूपी में मिशन 2019 के लिए बीजेपी का नया प्लान क्या है, ये भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अन्य अहम खबरें। लुधियाना में एक उबर टैक्सी ड्राइवर पर लड़की को अगवा करने का आरोप है। कार को लोगों ने रुकवाकर आरोपी युवक की जमकर धुनाई की। यूपी के बांदा में नौटंकी देख रहे कुछ लोगों ने बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गोली चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में एक कांस्टेबल ने फीस मांगने पर स्कूल संचालक के साथ जमकर मारपीट की। हंगामे से स्कूली बच्चे और अभिभावक दहशत में आ गए। यूपी के शामली में लूट की योजना बना रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इनकाउंटर में 2 बदमाश और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। मिशन 2019 के लिए यूपी में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में आज लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में सरकार और संगठन के बीच मंथन हुआ। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, कई वरिष्ठ मंत्री, यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद थे। मेरठ में 11-12 अगस्त को होने वाली बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसे लेकर भी चर्चा हुई। 12 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी यूपी के दौरे पर रहेंगे। आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी के सभी 6 क्षेत्रीय सिस्टम किस तरह नीचे और एक्टिवेट होकर काम करें, बूथ स्तर तक पार्टी की योजनाओं, संरचनाओं को और किसानों से सहित समाज के हर वर्गों के लिए जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का और राज्य और केंद्र सरकार से ग्रामीण जनता की और क्या अपेक्षाएं हैं, उसे भी संगठन की इकाइयां सरकार के मंचों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। इन विषयों पर भी विचार हुआ। इस बैठक से पहले कल रात 2 घंटे तक सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल के बीच मंथन हुआ। ये तय हुआ कि हर हफ्ते ऐसी बैठक होगी जिसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी।
जब से यूपी में योगी राज आया है तब से सरकारी तंत्र पर भगवा रंग सर चढ़कर बोलने लगा है। जो खाकी रंग पुलिस की पहचान रही है उस पर भी अब भगवा रंग हावी होता जा रहा है। मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस लाइन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां तक नजर दौड़ाएं आपको इमारतें भगवा रंग में रंगी नजर आएंगी। हाल ही में यहां रंग रोगन का काम हुआ है। पहले पुलिस लाइन की ये इमारतें पीले रंग से रंगी हुई थी, लेकिन जब से फिर से रंग रोगन का काम शुरू हुआ तो पीले की जगह भगवा रंग से इसे रंग दिया गया। मुजफ्फरनगर में रिजर्व पुलिस लाइन की चार दीवारी के अंदर जितनी भी इमारतें हैं सभी भगवामय नजर आ रही हैं। यहाँ पुलिस कर्मियों के लिए क्वार्टर भी है जिसे भी भगवा रंग से रंग दिया गया है। इतना ही नहीं, परिसर में स्थित परिवार कल्याण केंद्र, पुलिस क्लब, ट्रांजिट हॉस्टल में भी भगवामय दिख रहे हैं। पुलिस लाइन के इस भगवाकरण पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पुलिस कह रही कि भगवा तो एक ही रंग है, रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं, कोई भी कलर होगा, कोई न कोई तो कलर होगा ही होगा। जो भी कलर होगा तो कोई न कोई तो कलर होगा ही, कोई कलरलेस कलर तो कोई होता नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के डर से मालदा के 45 पंचायत प्रतिनिधि पलायन कर झारखंड के बोकारो पहुंचे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पंचायत चुनाव में बीजेपी की ओर से जीत दर्ज की थी और ये सभी मालदा के वामगोला प्रखंड से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं। ये सभी लोग अपने परिवार के साथ अपना घर, खेती बाड़ी छोड़कर बोकारो के सरस्वती शिशु मंदिर में शरण लिए हुए हैं। इन पंचायत प्रतिनिधियों में 22 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोप है कि मालदा में टीएमसी नेता इन 35 पंचायत प्रतिनिधियों को पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्हें बीजेपी छोड़ने के एवज में 10-10 लाख रुपए का ऑफर भी दिया गया। ऐसा नहीं करने पर महिलाओं और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोप है कि पंचायत चुनाव में इन्हें नामांकन करने से भी रोका गया। इन लोगों का कहना है कि टीएमसी के इशारे पर पुलिस प्रशासन काम कर रहे हैं। विनिंग कैंडिडेट है, इलेक्टेड कैंडिडेट, उनको हमारा टीएमसी से लेके आओ। नहीं आएगा तो कोई छूट के केस के डाल के उसको जेल में फंसा दो, नहीं तो जान से मार लो, नहीं से कोई पैसा दे के उनको इधर लेके आओ। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में मालदा के बामनगोला प्रखंड की 102 सीटों में से 44 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। आरोप है कि उसी के चलते टीएमसी इन लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रही है। बारिश में दिल्ली मुंबई की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने किससे फटकारा, ये भी दिखाएंगे, लेकिन अभी जल्दी से देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। एमपी के पन्ना में एक दरोगा खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। धर्मपुर थाने में तैनात एसआई अपनी प्राइवेट गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर पूरे शहर में घूमता है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। राजस्थान के दौसा में छात्रों ने स्कूल प्रिंसिपल पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामले में आरोपी प्रिंसिपल और एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब के गुरदासपुर में शादी के बाद दुल्हन मायके से ससुराल नहीं लौटी तो पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के जोधपुर में मंचलों को लड़की से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। लड़की ने बीच बाजार 3 लड़कों को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से जमकर पिटाई की। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में एक विक्षिप्त महिला की पिटाई कर दी। पुलिस ने लोगों के चंगुल से महिला को बचाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके में बिल्डिंग हादसे में अब तक मलबे से 5 लाशें निकाले जा चुकी हैं। मौके पर रेस्क्यू का काम जारी है। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम राहत बचाव के काम में जुटी है। 2 बिल्डिंगों के अचानक गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आस-पास में रहने वाले लोग भी अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए। कुछ देर तक तो लोगों को समझ ही नहीं हुआ कि हुआ क्या, लेकिन जैसे ही लोगों ने गिरी हुई इमारतों का मलबा देखा, लोगों के होश उड़ गए। मामले में बिल्डर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग धराशायी हो गई।
6 मंजिला बिल्डिंग थी। लोगों ने अपनी गाढ़ी खून पसीने की कमाई से इस बिल्डिंग में अपना घर बुक कराया था। एक फ्लोर पर 4 फ्लैट थे, यानी 5 मंजिला की ये बिल्डिंग थी यहाँ पर, और छठी छत थी, तो करीब 20 फ्लैट यहाँ पर हुए। वो 20 परिवारों के सपने पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए। बताया जा रहा है, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कल रात यहाँ पर 20 से 25 के बीच में मजदूर आए थे। वो कहाँ हैं, किस जगह में है, किस कोने में है? एनडीआरएफ के लोग इस वक्त लगे हुए हैं उनकी तलाश में। कटर से सरियों को काट रहे हैं, कटर से बीम को काट रहे हैं, इस उम्मीद में कि अगर कोई जीवित है, कोई जिंदा है, तो उसे जल्द से जल्द बचाया जाए। इस बीच हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने हमें जानकारी दी है कि 2 और डेड बॉडी निकाली गई है, यानी मरने वालों की संख्या अब 7 हो चुकी है। शाहबेरी इलाके के अंदर राहत और बचाव का काम रात में भी जारी है। और अब बात दिल्ली की सीलिंग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बारिश की वजह से दिल्ली और मुंबई की बिगड़ी सूरत पर सरकार को जमकर लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों दिल्ली में हुई बारिश के बाद मिंटो रोड में बस के डूब जाने का मामला उठाया। साथ ही मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर हुए गड्ढे की वजह से हुए हादसे पर भी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ी सी बारिश ने दिल्ली का नक्शा बदल दिया था। अगर जोरदार बारिश होगी तो देश की राजधानी का क्या होगा, ये कल्पना से भी परे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई के लोग सड़कों को गड्ढे में गिरकर मर रहे हैं। आखिर देश में क्या हो रहा है, ये कैसी नींद है? ये बेहद हैरान परेशान करने वाला मामला है। सरकार सड़क पर निकलकर देखे कि जनता किस कदर परेशान है। अब बात प्रियंका गांधी वाड्रा के प्यारे बंगले की। शिमला में सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका का आशियाना तैयार हो गया है। कल खुद प्रियंका यहां तैयारियों का जायजा लेने आई थी। 3 घंटे तक उन्होंने अपने बंगले का जायजा लिया और यहां काम कर रहे लोगों को कई निर्देश दिए। शिमला के छराबड़ा में कुदरत की गोद में ये खूबसूरत सा बंगला बना हुआ है। ऐसी खबरें हैं कि इसी साल नवरात्रि के दौरान प्रियंका गृह प्रवेश कर रही हैं। बॉर्डर पर क्या है पानी वाला नापाक प्लान, ये भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पास एयरफोर्स का विमान MiG-21 क्रैश हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई। वायुसेना का यह विमान पंजाब के पठानकोट से आ रहा था। यूपी के शामली में चोरों को पकड़कर लोगों ने जबरदस्त पिटाई की। आरोप है कि दोनों चोर मोबाइल लूटने के लिए दुकान में घुसे थे और विरोध करने पर दुकानदार पर फायरिंग की। यूपी के मुरादाबाद में आवारा कुत्तों से लोग दहशत में हैं। पिछले 24 घंटे में पागल कुत्तों ने 100 लोगों को अपना निशाना बनाया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के गोंडा में दबंगों की गुंडागर्दी का लाइव वीडियो सामने आया है। अस्पताल में मरीजों के परिजन ने एक सफाई कर्मी की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने रास्ते से हटने को कहा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुड़गांव में बदमाशों ने एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। श्रद्धा और आस्था का सोना तो दूसरी ओर काली कमाई की गोल्ड माइन। क्या है पूरा माजरा, ये बस कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी बात सीमा पर चल रही नई साजिश की। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर शांति है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आने वाला नहीं है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान मानसून के इस मौसम में पानी के रास्ते घुसपैठ की फिराक में है। आपको बता दें कि चिनाब दरिया भारत से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करता है और पानी के सहारे आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकते हैं। इंडिया न्यूज की टीम इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे खतरनाक इलाके चिनाब में पहुंची, जहां पाकिस्तानी घुसपैठ का जवाब देने के लिए बीएसएफ जवान जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और मोटर बोट के जरिए नदी में पेट्रोलिंग करते हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त बीएसएफ की उस टुकड़ी के साथ है जो अपनी जान को हथेली पर लेकर सरहद की सुरक्षा कर रही है। आप देखेंगे इस वक्त हम चिनाब के ठीक बीचों बीच में हैं और इस चिनाब के जो है पानी की बहाव को देखें तो तेज पानी का बहाव, ऐसे में इस पानी के बहाव को पार करते हुए आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं और उन्हीं आतंकियों पर नजर रखे हुए हैं बीएसएफ के ये जवान। हाथों में हथियार और कोशिश सिर्फ यही
कि किसी भी तरह से अगर कोई संदिग्ध, कोई आतंकी जो है कोशिश करे यहाँ इस तरफ घुसपैठ करने की, तो उससे निपटा जा सके। यहाँ अगर बात करूं तो ये जो पूरा इलाका आपको बता दूं, ये आता है, ये पूरा चिनाब का इलाका, और इसी चिनाब के इलाके में किसी भी तरह से जो है इसकी सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है, और बीएसएफ के जवान इसी को पूरी तरीके से सुनिश्चित करते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की इस कार्रवाई में बॉर्डर पर अखनूर सेक्टर में अपनी पोस्ट पर लाल झंडा लगाकर किसी भी तरह के काम न करने की धमकी दी गई है। इस इलाके में पाकिस्तान की पोस्ट और बंकर इतने पास है कि अगर कोई भी नापाक हरकत हुई तो सीधे बीएसएफ के जवानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बिना बीएसएफ के जवान अपनी नजरें गड़ाए दुश्मनों की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। आधे हिंदुस्तान में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ जहां पानी बरस रहा है, वहीं पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं। सबसे ज्यादा असर गुजरात में पड़ा है, साथ ही महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल में भी हाल बेहाल है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद पूरी गांव बह गया, जिसके बाद पानी के साथ कीचड़ और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए। सैकड़ों गाड़ियां कीचड़ में फंस गई। बादल फटने के बाद हो रही तेज बारिश ने रेस्क्यू कर रही टीम के काम पर भी ब्रेक लगा दिया। बादल फटने की खबर कई इलाकों से आ रही है। बादल फटने के बाद बाढ़ का रूप और भयानक हो जाता है। अब एक नजर महाराष्ट्र और गुजरात से आई तस्वीरों पर डालिए। पुणे में खड़कवासला डैम ओवरफ्लो हो गया है। देखिए किस तरह से डैम से पानी बह रहा है। ये डैम खतरे की घंटी बजा रहा है। पुणे और आसपास के इलाकों में जारी भारी बारिश की वजह से डैम में क्षमता से बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। गुजरात तो पानी के कहर से डूबा जा रहा है। जूनागढ़ में लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। नवसारी और सोमनाथ में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कई लोगों की जान बचाई गई है। एनडीआरएफ की टीम को भी तैयार रखा गया है। फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती बेघरों को राहत शिविर तक पहुंचाने की है। बंद पड़े रास्तों को खोला जाना है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। सोमनाथ जिले के मशहूर माधवराय मंदिर की तस्वीर देखकर आपको हालात का पता लग जाएगा। देखिए कैसे पूरा मंदिर डूब चुका है। मंदिर का शिखर ही नजर आ रहा है। ये मंदिर पिछले 6 दिनों से पानी में डूबा हुआ है। सोचिए पानी कितना ऊपर से बह रहा है। मध्य प्रदेश की भी हालत देखिए, यहाँ तो ट्रक ही पानी में फंस गया है, जिसे निकालने की कोशिश काफी देर तक की जाती रही। और अब बात लखनऊ के धन कुबेर की, जिसके ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और करोड़ों रुपए कैश और कई किलो सोना बरामद किया है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग की टीम ने मंगलवार को सराफा कारोबारी कन्हैया लाल रस्तोगी के 6 ठिकानों से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली। लखनऊ के कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने 5 करोड़ रुपए कैश और 50 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के कागजात बैंक लॉकर में मिले हैं, जिन्हें इनकम टैक्स की टीम जल्द ही खोलकर जांच करेगी। आपको बता दें, आयकर विभाग की टीम को यह जानकारी मिली थी कि बड़े पैमाने पर गलत तरीके से रुपयों का लेन देन और टैक्स चोरी की जा रही है, जिसके बाद पिछले कई दिनों से इनकम टैक्स की नजर कारोबारी कन्हैया लाल रस्तोगी के ऊपर थी। कन्हैया लाल रस्तोगी का पैसा का लेन देन है और प्रॉपर्टी का बड़ा कारोबार है। शहर के बड़े बड़े ज्वेलर्स उनके पास गहने खरीदकर गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा लेते थे। गोल्डन टेम्पल को पूरी दुनिया में श्रद्धा और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अमृतसर में सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर पर सोने की मोटी परत चढ़ी हुई है। अब यहाँ की सजावट फिर से सोने की जा रही है। गोल्डन टेम्पल की सेवा में 60 किलो तक सोने का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सेवा में गुरुद्वारे के दरवाजे से लेकर गुम्बद तक पर सोने की परत को चढ़ाया जाएगा। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुताबिक ये सेवा लगातार चलती रहेगी और अक्टूबर में जाकर पूरी होगी। संभावना जताई जा रही है कि सेवा पूरी होते ही 40 किलो से लेकर 60 किलो तक सोने का इस्तेमाल हो जाएगा। भक्तों ने इस कदम का स्वागत किया है। भक्तों के मुताबिक सोने में सेवा पूरी होने के बाद गोल्डन टेम्पल की खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक की बेबसी भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं दुनिया के बाकी देशों का क्या हाल है। परेशानियों से घिरे नवाज शरीफ चुनाव प्रचार में मरियम के बेटे जुनैद को उतार सकते हैं। जुनैद फिलहाल इंग्लैंड से पढ़ाई कर रहे हैं। जुनैद की मां मरियम और पिता सफदर भी जेल में हैं।
अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के 17 साल बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ सीधी बातचीत की इच्छा जताई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अब ट्रंप प्रशासन बातचीत करने को तैयार हुआ है। अमेरिका के लास वेगास से इनकाउंटर का लाइव वीडियो सामने आया है। इसमें एक पुलिस अफसर बदमाशों की कार का पीछा कर उसे गोली मारता दिख रहा है। इनकाउंटर में एक बदमाश मारा जाता है जबकि दूसरा पकड़ा जाता है। रोल्स रॉयस 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली टैक्सी बना रहा है। एक बार में 5 यात्री इस कार में बैठ सकेंगे। एक बार चार्ज करने पर यह टैक्सी 800 किलोमीटर तक जाएगी। 2020 से पहले इसे लॉन्च करने की तैयारी है। अब बात केरल के ऐतिहासिक सबरीमला मंदिर की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी और कड़ी टिप्पणी की है। सबरीमला मंदिर में 10 से 50 किलो तक की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी पर रोक लगाने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में प्राइवेट मंदिर का कोई सिद्धांत नहीं है। मंदिर प्राइवेट नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति में पुरुषों को जाने की इजाजत है, वैसे ही महिलाओं को भी प्रवेश की इजाजत मिलनी चाहिए। एक बार जब मंदिर खुल जाता है तो उसमें कोई भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी नागरिकों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा करने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि अगर एक महिला को प्रार्थना करने के अधिकार से रोका जाता है तो ये असंवैधानिक है। जब केस की सुनवाई चल रहे थे तो केरल सरकार ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन किया था। केरल सरकार ने 2015 में भी प्रवेश का समर्थन किया था, लेकिन 2017 में यू टर्न ले लिया था। इस पर चीफ जस्टिस ने हैरानी जताते हुए कहा कि केरल सरकार चौथी बार अपना स्टैंड बदल रही है। इस पर तंज कसते हुए जस्टिस वेंकट नरीमन ने कहा कि केरल वक्त के साथ बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही है। बहराइच में सत्ताधारी बीजेपी के विधायक का दर्द सामने आया है। तस्वीर में लाल कुर्ते में दिख रहे ये बहला से बीजेपी विधायक अक्षयबर लाल गोंड है। इलाके में तहसील दिवस के मौके पर विधायक आम लोगों के साथ अपनी फरियाद लेकर अफसरों के सामने पहुंचे। विधायक ने आरोप लगाया कि अफसर किसी की सुन नहीं रहे। एसपी बहराइच के सामने विधायक अपना दर्द सुनाते रहे, लेकिन एसपी ने उन्हें बैठने तक को नहीं बोला। विधायक ने आरोप लगाया कि इलाके के थाना अध्यक्ष से लेकर अफसर तक उनकी बात नहीं सुनते और रिश्वत लेकर काम करते हैं। बिना पैसा दिए वो काम नहीं करता है, चाहे हम कहें चाहे कोई कहे। ऐसा है कि हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम कहेंगे वो सुन लेंगे, मतलब कोई अधिकारी है नहीं कि वो कर लेंगे। कई प्रकार की समस्याओं का डी मैडम ने संज्ञान लिया है और उस पर जांच की कार्रवाई करने का माननीय विधायक को आश्वासन दिया। अब बात यूपी को जगमग करने की योगी सरकार की नई योजना की। यूपी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की योजना लाई है। इसके लिए लोन लेकर काम किया जा रहा है। यूपी सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 10,000 करोड़ का लोन लेने का फैसला किया है। पहली किस्त में 6400 करोड़ मिलेंगे और आखिरी किस्त में 3600 करोड़ का कर्ज मिलेगा। इस लोन से यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए काम करेगा। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली मिले। ये संकल्प हमारी सरकार ने लिया है और उसी क्रम में अब एडीबी बैंक से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें लगभग 10,000 करोड़ की लोन की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। 3 तलाक का शिकार हुई निदा खान को बड़ी कामयाबी मिली है। कोर्ट ने इस मामले में 3 तलाक पर बड़ा फैसला दिया है। निदा खान को इंसाफ मिलता दिख रहा है। बरेली की अदालत ने निदा की अपील पर फैसला सुनाते हुए उसे मिले 3 तलाक को खारिज कर दिया है। साथ ही निदा के पति शिरान रजा पर घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा चलाने का आदेश भी दे दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की नजीर देते हुए कहा कि कानून में हिंदू महिला और मुस्लिम महिला में फर्क नहीं किया गया है। घरेलू हिंसा को धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए। निदा की शादी 16 जुलाई 2015 को शिरान रजा खान से हुई थी। निदा ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पति ने निदा को 5 फरवरी 2016 को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया था।
आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड बिकॉज मुझे पता है कि ये जंग जो शुरू हुई है वो इसी तरीके से लगातार होती रहेगी और वो शरीयत की आड़ लेते रहेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो चीज अवैध है वो अवैध ही रहेगी। पीएम मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत सफल रहा, लेकिन अभी भी बेटियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही 3 बेटियां हापुड़ से हैं जो पीएम मोदी से गुहार लगा रही हैं। हापुड़ में देश के लिए स्टेट और नेशनल स्तर पर दर्जनों गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुकी 3 बहनों ने पीएम मोदी से भावुक अपील की है। तीनों बहनें आगे खेलना चाहती हैं, लेकिन घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। मां किसी तरह सिलाई कढ़ाई करके तीनों बहनों को पाल रही है। तीनों बहनें चाहती हैं कि पीएम से उन्हें आर्थिक मदद मिले, जिससे वो खुद को इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार कर सके। अक्षा, इरम और अलीबा नाम की तीनों बहनें 400 और 800 मीटर की दौड़ में अब तक करीब 60 से अधिक गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन गरीबी ने तीनों के सपनों पर ग्रहण लगा दिया। तीनों बहनों ने गुहार हापुड़ के डीएम को सौंप दी है। कहीं से भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी ही करती हैं। ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी मदद हो और डाइट के लिए कुछ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। मैं पीएम मोदी जी से गुहार करना चाहती हूँ कि वो हमें मदद करें, हमें डाइट की प्रॉब्लम है, वो हमें डाइट दे। तेज गेंदबाज परविंदर अवाना ने संन्यास की घोषणा कर दी है। अवाना दिल्ली के लिए 9 साल से क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने 2 T20 मैच भी खेले, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। एक्ट्रेस हिना खान पर एक ज्वेलर ने 12 लाख के गहने हड़पने का आरोप लगाया है। हिना को लीगल नोटिस भेजकर ज्वेलर ने 15 दिनों में गहने वापस करने को कहा है। फिल्म जीरो में कैटरीना कैफ का फर्स्ट लुक जारी हो चुका है। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया के पेज पर कैटरीना का लुक शेयर किया है। फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी।